नमस्कार दोस्तों, स्कूल वैक्यता 2025 आपके पार्ट चौथा चल रहा है। इससे पहले 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि आप ये जो 10 नंबर यानी कि 5 क्वेश्चन देख रहे हैं, इससे पहले आप पहली क्लास देखते हुए आए, क्योंकि हो सकता है कि आप चौथी क्लास डायरेक्ट देख रहे हैं। तो इससे पहले 15-15 क्वेश्चन की आपके 3 क्लासें हो चुकी हैं, 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। टोटल आपके 2011 से लगाकर 2024 तक जो आए हुए क्वेश्चनों का जो समावेश किया गया है, उसमें 60 क्वेश्चन है। धैर्य बरताए रखे, आराम से क्लास को देखें। आपके क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, कोई बड़े क्वेश्चन तो है नहीं। ऐसा नहीं कि 100-150 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं। फर्स्ट पेपर के अंदर आप ठीक ठाक नॉलेज रखे, सवाल हो जाएगा, इसकी गारंटी है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी है, क्लासें देखते जाइए। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपकी एक बड़ी मैराथन क्लास लेके आए जिससे आपको भरपूर फायदा मिले। हाँ, मैं बिना किसी औपचारिकता से आपके सीधे ही, क्योंकि स्कूल व्याख्याता के जो संघर्षशील जो विद्यार्थी होते हैं, यहाँ तक पहुंचते हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, उसको इतना समझाने की जरूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि वो खुद समझदार विद्यार्थी होते हैं। इसलिए मैं बिना किसी औपचारिकता या बिना किसी आपका समय लिए संवाद सीधा ही आपके क्लास सवाल पे आता हूं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन। अच्छा, आजकल ऐसे क्वेश्चन ही आने चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके जो सवाल है, सिलेबस थोड़ा सा ठीक ठाक लंबा है, लेकिन सवाल 5 ही है। तो पेपर वाला फिक्स है कि वो ऐसा करेगा कि 2 क्वेश्चनों का एक ही क्वेश्चन बना दे, ताकि 5 क्वेश्चन बने और 5 क्वेश्चन का जो कार्य है वो 10 क्वेश्चन के बराबर करे। ऐसा होगा अमूमन, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा लंबा है और क्वेश्चन कम है, तो ऐसा होगा। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ? यानी कि इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। मैंने फिर कहा, मैंने इससे पहले ये क्वेश्चन इस तरीके से आ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है। और आपके पेपर में आपको एक क्वेश्चन की एक बार जरूरत पड़ेगी। आप 3-4 बार ऐसे क्वेश्चन समझ रहे हो, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है स्वच्छता। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको कह देता हूं, ऐसा क्वेश्चन आते समय आपको मूल शब्द का नॉलेज होना चाहिए, मूल शब्द का। क्योंकि आपको मूल शब्द का नॉलेज हो जाएगा ना, तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही आ रहे हैं। प्रत्यय सीखोगे तब भी मूल शब्द की दिक्कत आ रही है, उपसर्ग सीख रहे हो तब भी मूल शब्द की दिक्कत आ रही है, लेकिन मूल शब्द ही सीख रहे हो तो दोनों में दिक्कत आनी लगभग बंद हो जाएगी। अब आप यहां पर देखिए, जैसा शब्द लिखा हुआ पहला स्वच्छ, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, स्वच्छ। मित्रों, पहली बात तो ये देखिए कि ये अगर आप इतना ही शब्द देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि वैसे पहले आधा वर्ण है। वैसे पहले आधा वर्ण है तो फिक्स है कि यहां पर संधि कौन सी है? यण संधि। अब देखो, प्रत्यय का सवाल चल रहा है, उपसर्ग का सवाल चल रहा है, और हम पढ़ के आ रहे हैं संधि। इसका मतलब है कि हिंदी में सब कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं आप टॉपिक छोड़ छोड़ के पढ़ो, छोड़ के कुछ भी नहीं पढ़ना। ये और वैसे पहले आधा वर्ण होता है, तो संधि कौन सी होती है? यण संधि। मैं फिर कह देता हूं कि ये से पहले जब भी कोई आधा वर्ण होगा वो ई में जाएगा, और वैसे पहले जब भी कोई आधा वर्ण होगा तो वो ऊ में जाएगा। अब देखो, मैंने ई और ऊ दोनों ही लिखे क्या है? दोनों ही स्वर है। मित्रों, जब भी कोई वर्ण स्वर के अंदर चला जाता है तो वो पूरा बन जाता है। जब भी कोई वर्ण स्वर के अंदर चला जाता है तो वो क्या बन जाता है? पूरा बन जाता है। और अगर उसी वर्ण में उपसर्ग लग गया तो उपसर्गों में मात्राएं छोटी होती है, चाहे ई की हो और चाहे ऊ की हो। अब देखो, वे का वर्ण है, वे से पहले आधा है, वे से पहले आधा है, तो मैंने कहा ऊ में जाएगा। ये देखो, ऊ में गया। ऊ एक उपसर्ग है, सु आपको भी पता उपसर्ग है। उपसर्गों में ऊ की मात्राएं छोटी होती है, सु में आ गई छोटी। ठीक है, फिर इसको पूछा तेरे पास क्या है? ये कह रहा है कि मेरे पास आ है। इसने जो बताया हमने वो लिखा। तो अब हमें पता चल रहा है कि इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही है। क्यों? क्योंकि सु आपका क्या है? उपसर्ग है। अच क्या है? आपका मूल शब्द है। ता क्या है? आपका प्रत्यय है। तो सवाल पूछा ही क्या कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी? अब देखो, इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी। और हमने इस सवाल को सही कैसे किया है? सीधा नहीं किया है, हमने इस सवाल को सही किया है संधि से। इसका मतलब है पूरे के पूरे जो उपसर्ग आपके टिके हुए हैं वो पूरे संधि पे टिके हुए हैं, और उपसर्ग करने के आपको 2 तरीके अपनाने ही पड़ेंगे। पहला तरीका होता है सीधा, दूसरा तरीका होता है आपके
उसके अंदर संधि तो नहीं आ रही है, पहला सीधे तरीके से हो रहा है तो ठीक है, संधि पे जाने की जरूरत ही नहीं है। संधि सीधे तरीके से नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके पे जाना ही पड़ेगा, दूसरा तरीका आपका संधि का। अब ये सीधे तरीके से थोड़ा ही हो रहा है, दूसरे तरीके से हो रहा है। 2 नंबर तरीका क्या है? संधि। संधि से हमें पता चल रहा है इसमें यण संधि है, ये यण संधि से क्लियर हो गया। आगे वाले सवाल भी देख लेते हैं आपके नॉलेज के लिए जरूरी। हालांकि इसमें जो क्वेश्चन सही है वो 1 नंबर है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे देखिएगा, देखो इसमें आप अपन जोरा मर्जी से कर लेते हैं कि यार इसमें भी सु उपसर्ग है। मित्रों, जैसे ही हम सु उपसर्ग करते हैं, क्या ये शब्द इस तरीके से चल रहा है? क्या नहीं चल रहा, आपस का अर्थ ही नहीं बैठ रहा है किसी का, इसका मतलब सु उपसर्ग तो नहीं है। लेकिन अब देखो जैसे जैसे चलते हैं एक स्थिति ऐसी आती है और पता चल रहा है कि इसमें जो मूल शब्द है वो सुंदर है और जो प्रत्यय है वो ता है। बिल्कुल इजी है, ध्यान रखना। हिंदी को आप आराम से पढ़ो, बहुत इजी है हिंदी, ध्यान रखना। और सवाल करने के तरीके आपने पकड़ लिया तो बहुत कम पढ़ा हुआ है तब भी आप सवाल गलत नहीं करोगे। उसके बाद में देखिएगा आर्थिक, यह शब्द मैं ये मानता हूं कि शब्द शुद्धि का अच्छा उदाहरण है। कैसे का? मैंने आपको हमेशा समझाया था कि किसी भी शब्द में अगर आपको इक दिख रहा है तो अगर बना हुआ शब्द है तो फिक्स है, उसमें आ आएगा या आई आएगा या आप उसमें क्या आएगा? आऊ आएगा। ये शब्द कब आएंगे? जब इक। अच्छा, इक है क्या? इक आपके प्रत्यय है। ये शब्द शुद्धि क्लियर हो रही है। 4-5 हजार सवाल इनसे संबंधित सही हो जाते हैं। यानी इक है तो आ है, इक नहीं तो आ भी नहीं। इक है तो आई है, इक नहीं तो आई भी नहीं। इक है तो औ है, इक नहीं तो औ भी नहीं। यानी कि प्रत्यय के साथ में ये चीजें आएगी। अब देखो, एक है तो आ है। अब मान लो शब्द शुद्धि में ऐसे दे दिया पेपर वाले ने, तो कितना इजी हो गया आपको सवाल निकालने में। देखो कैसे, एक है आ है ही नहीं, शब्द क्या हो गया? गलत। लेकिन ये मूल शब्द बनाते समय आ का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और आउ का क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। एलो जी, तो ठीक है, इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा? ये देखो, आ का क्या हो गया? ए हो गया। और ये प्रत्यय बन गया एक। ये बन गया कि आर्थिक में मूल शब्द क्या है? अर्थ। प्रत्यय क्या? एक। अच्छा, जब भी आप यहां पर मूल शब्द बनाते हो वो वापस यहां आना चाहिए, ध्यान रखना। अपनी मर्जी से कुछ भी मत करना। आधुनिक में भी वो का वो, एक है आ है, एक नहीं तो आ भी नहीं। अब एक हटाओगे तो आ भी हट जाएगा, अधुना धनिक हो जाएगा। यानी कि ये ध्यान रखना, ये प्रत्यय से संबंधित, प्रत्यय से संबंधित, प्रत्यय से संबंधित, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही सही है। आप उनको दोनों ही पूछे थे, दोनों ही हो गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, एक आपके ग्रीन पेन टेस्ट सीरीज चल रही है 2.0। इसका मतलब है 1 नंबर वाली पूरी होगी। अब ये दूसरी सीरीज है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा था फर्स्ट टेस्ट सीरीज का, इसलिए सर विकास सर और नेवरी सर आपकी दूसरी ये चला रहे हैं। ग्रीन पेन टेस्ट सीरीज है, यूनिट वाइज चलेगी, जिसमें आपको वाक्यात्मक वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ज्यादा जानकारी चाहिए या आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो सर के नंबर है, वहां जाके सर से आप बात कीजिए, कॉल कीजिए। आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपके डाउट है, वो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? मतलब यह है कि एक ऐसा विलोम शब्द है जो सही है और 3 गलत है। मैं फिर कह देता हूं कि विलोम शब्द करते समय थोड़ा सा पर्यायवाची का ध्यान रखें। यह चीज आपको ध्यान रखनी है, बस। यह सबसे बेटर विकल्प माना जाएगा कि विलोम शब्द करते समय आपस में दो विलोम शब्द वो आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह पर्यायवाची है, दोनों का एक ही अर्थ है। यह स्थिति आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी। उसके बाद विलोम शब्द में अगर एक स्थिति आप इस तरीके से भी पकड़ सकते हो कि हो सकता कहीं ऐसा तो नहीं है उपसर्ग है। बाकी विलोम शब्द करते समय संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा में जाएगा, सर्वनाम का विलोम शब्द सर्वनाम में जाएगा, विशेषण का विशेषण में जाएगा, क्रिया का क्रिया का जाएगा, मूल शब्द का मूल शब्द में जाएगा, प्रत्यय का प्रत्यय में जाएगा, उपसर्ग का उपसर्ग में जाएगा। और विशेष तौर से ज्यादातर विलोम शब्दों में पर्यायवाची दे देते, आप समझते हो ये इसका विलोम शब्द है, जबकि ऐसी स्थिति है नहीं। वो विलोम शब्द उसका विलोम उसका है नहीं, उसका वो पर्यायवाची आपके अंदर आया है। जैसे ये देखो, ये आपस में पर्यायवाची ही आ रहे हैं, ये पर्यायवाची है, सीधा सही पकड़ में आ रहा है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा, रित का विलोम शब्द क्या होगा, अनरित होगा। ये देख लो, अगर आपको पूछ ले कि अनरित के अंदर मूल शब्द क्या है तो वापस ये मिलेगा आपको रित।
क्योंकि ये देखो री की मात्रा यहां पर आ चुकी है और ये तय वापस आ चुका है। यानी पूछा कि कौन सा विलोम शब्द सही है, तो ये 3 नंबर आपका सही माना जाएगा। और थोड़े से आए हुए विलोम शब्द आप चेक कर लो ताकि आप एग्जाम में जाते समय आपकी गलती ना हो। ज्यादा विलोम शब्द पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो एग्जाम में आए हुए उन विलोम शब्द को फिक्स याद करके जाओ। रात को भी 12 बजे भी कोई विलोम शब्द पूछ ले तो आपको मुंह पे डायरेक्ट याद होना चाहिए इसका ये विलोम शब्द, वहां पर टीपा नहीं मारना, ये ध्यान रखना। इनमें से कौन सा शब्द युगम शुद्ध नहीं है? अच्छा, संधि का उदाहरण है, 3 उदाहरण सही है, 1 उदाहरण गलत है। देखिएगा, पहला उदाहरण आ रहा है उत्तरोत्तर, दूसरा आ रहा है शीर्षस्थान, तीसरा आ रहा है ऊहापो और चौथा आ रहा है व्यूहत। उत्तरोत्तर उदाहरण अच्छा उदाहरण माना जाता है, आपको आना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपके यहां पर संधि का जिक्र ही कर लूंगा ताकि आपको गुण संधि की माथापच्ची जिंदगी में खत्म ही हो जाए। देखो, सबसे पहले जिंदगी में यह ध्यान रखोगे मित्रों, जहां पर आपको एक मात्रा दिखती है, एक मात्रा ये दिख ही रही है, एक मात्रा जहां पर दिखती है वहां पर संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। ठीक है, अब दिमाग में ये तो फिक्स हुआ कि ये संधि कौन सी है? गुण संधि। ठीक है, गुण संधि करते समय आपके दिमाग में 2 ऑप्शन रहेंगे कि या तो ये जो मात्रा है ए की है और या जो ये मात्रा है ओ की है। बस अब बात दूसरी ये आएगी, ये जो मात्रा होगी आपको लेनी है। आपको पता होना चाहिए कि ए की जो मात्रा होती है मित्रों, वो प्लस के पहले ए में जाती है और प्लस के बाद में ई में जाती है। ओ की जो मात्रा होती है वो प्लस के पहले ए में जाती है और प्लस के बाद में ऊ में जाती है। अब ये मात्राएं छोटी बड़ी हो सकती है, ये भी छोटी बड़ी हो सकती है, ये भी छोटी बड़ी हो सकती है, ये छोटी बड़ी हो सकती है। ये छोटी बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि आपको जो संधि में जो भी शब्द बनाओगे वो शब्द शुद्धि की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। जो भी शब्द शुद्धि की दृष्टि से वो शब्द होगा वो क्या होगा? शुद्ध होगा। बस बाकी है क्या? ये संयुक्त स्वर है। अब देखो, अब हमें पता चला कि ए की मात्रा कभी नीचे नहीं आती है, ओ की मात्रा ऐसे नीचे आती है। ठीक है, पहली दिक्कत, किसी भी व्यक्ति को कोई भी संधि करता है उस व्यक्ति को सबसे पहले दिक्कत यह आती है कि उसको संधि की पहचान नहीं आती है, इसलिए वो पहले ही बाहर हो जाता है। तो सबसे पहले किसी भी सवाल को सही करने के लिए पहला स्टेप है कि आपको संधि की पहचान आनी चाहिए कि ऐसी दीर्घ संधि होती है, ऐसी गुण संधि होती है, ऐसी वृद्धि संधि होती है, ऐसी यण संधि होती है, ऐसी अयधि संधि होती है, ऐसी व्यंजन संधि होती है। आपको रास्ता पता है कि ये रास्ता वहां जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन ये तो फिक्स हुआ ये रास्ता वहां जाने वाला, ये पावटा जाएगा, ये यहां जाएगा, ये जोधपुर जा रहा है, ये बीकानेर जा रहा है, ये यहां जा रहा है। संधि की पहचान होने के बाद किसी भी विद्यार्थी की दूसरी समस्या होती है कि उस व्यक्ति को संधि का विच्छेद करने का तरीका नहीं पता होता। ठीक है, 2 स्टेप उसने सीख लिए। तीसरा उसके सामने जो उसकी समस्या होती है कि भाई अब प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखे क्या। जिस विद्यार्थी ने ये 3 या 4 स्टेप पार कर लिए और स्टेप बाई स्टेप चला है तो उसकी संधि का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, बस धीरे धीरे चलना है। अब देखिएगा, पहला तरीका हमने सीख लिया है कि जहां पर एक मात्रा है वहां पर संधि कौन सी? गुण। ठीक है, अब दूसरा तरीका कि विच्छेद कहां से करें। तो ध्यान रखना मित्रों, जहां एक मात्रा होती है वहीं से संधि का होता है विच्छेद। आपने विच्छेद करने का तरीका भी सीख लिया। अब तीसरा तरीका है कि भाई विच्छेद में प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखें क्या। तो सीधी सी बात है कि यह मात्रा है किसकी, या तो यह मात्रा इसकी है या ये मात्रा इसकी है। एक की तो है ही है, मैंने कहा ए की मात्रा होगी नीचे नहीं आएगी, ओ की मात्रा होगी नीचे आएगी। ये बिल्कुल आपको दिख रही है, देखो नीचे आ रखी है, ये देखो ये नीचे आ रखी है। इसका मतलब है अब हमें यहां पर आना है। यहां आते ही आपको पता है कि हिंदी वाले टीचर कोकुंडा सर ने आपको यह कहा है कि ये ओ ऐसा स्वर है जो प्लस के पहले ए में जाएगा और प्लस के बाद में ऊ में जाएगा। छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। यानी कि आप इसको तोड़ोगे तो ये देखो उत्तर धन उत्तर लिखा जा रहा है, ये हो गया उत्तरोत्तर। अब देखो, ये देखो रे के अंदर ए की मात्रा है और ये देखो ऊ है, ये वापस चीजें यहां से आ रही। पूरी स्वर संधि में हमेशा यह ध्यान रखना है, प्लस के पहले जब भी कोई स्वर लिखा जाए उस मात्रा अंदर होगी, ध्यान रखा स्वर की। जैसे ये देखो ए इसके अंदर है
और पूरी स्वर संधि के अंदर प्लस के बाद में जब भी कोई स्वर लिखा जाएगा वो आपको एज इट इज ऐसे दिखेगा, पूरी स्वर संधि। आपको पता होना चाहिए हिंदी के अंदर स्वरों का दो तरीके से प्रयोग होता है, एक मात्रा रूप में होता है और एक मूल रूप में होता है। मात्रा रूप में कैसे, देखो ये ए रे में ए की मात्रा है तो ये मात्रा रूप में प्रयोग हो गया। मूल रूप का मतलब होता है जैसा स्वर आप लिखते हो वैसा ही स्वर आपको दिखता है। ये देखो आपको स्वर दिख गए, इसका मतलब है हिंदी में स्वरों का दो आधार पर प्रयोग होता है, मूल रूप और मात्रा रूप। पूरी स्वर संधि में प्लस के पहले जब भी कोई स्वर आएगा वो मात्रा रूप में आएगा, मतलब अंदर रहेगा, आपको दिखेगा नहीं, महसूस होगा हाँ इसमें ये स्वर है। पूरी स्वर संधि के अंदर प्लस के बाद में जब भी स्वर होगा वो मूल रूप में होगा, मतलब जैसा आप स्वर देखोगे नियम के अंदर वैसा का वैसा स्वर आपको प्लस के बाद में मिलेगा, जिसको हिंदी में धन कहते हैं। यानी कि आपको यह समझ आनी चाहिए। मैंने इतना यहां पर इसलिए समझाया क्योंकि जिंदगी की मातापची खत्म हो जाए कि यार गुण संधि ऐसे क्लियर होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद आपके क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में देखिएगा, अब शायद समझ में आपको आ गया होगा इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि और भी आपको यहां पर समझा दूं। अब देखिएगा, इसलिए हिंदी ये ध्यान रखना भैया ना। अब देखिएगा दूसरा उदाहरण आ रहा है शिरस्त्राण। ऐसा उदाहरण आते समय देखो ट्रिकों से सवाल होते हैं, बस दिमाग आपके पास आना चाहिए। कभी भी जिंदगी में यह ध्यान रखना है आपको, रे जहां पे मिलता है और उसके बाद में आपको कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं आप उसके गायब कर सकते हो और सीधा ही आप उसे विसर्ग संधि में बदल सकते हो। और ये बदल भी दिया है मैंने डायरेक्ट, चाहे मुझे कोई भी नियम नहीं आता है तब भी मेरी ये संधि सही है। ये देखो ये हो गया। उसके बाद में देखिएगा बनी हुई संधि के बीच में आपको बड़ा आ दिख रहा है, यानी बनी हुई संधि के बीच में बड़ा आ दिखता है तो दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। और जहां बड़ा आ दिखता है वहीं से संधि का विच्छेद होता है। जहां दिखा मैंने वहीं से संधि का विच्छेद किया। दीर्घ संधि में जब भी कोई स्वर होता है, चाहे वो प्लस के पहले आए प्लस के बाद में आए, स्वर हमेशा समान होगा। आप जैसा स्वर देखोगे वैसा ही स्वर लिखोगे, आप जैसा स्वर देखोगे वैसा ही लिखोगे। आप बनी हुई संधि में आ देख रहे हो तो फिक्स है कि दोनों और यही आएगा। ये छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा इसलिए होता है क्योंकि शब्द क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और दीर्घ संधि के अंदर जहां आप स्वर देखते हो वहीं से संधि का क्या होता है, विच्छेद होता है। यानी जहां से आप देखोगे वहीं से संधि का क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो ये सही है, ये सही है, ये सही है, नहीं आता तब भी ये गलत है, आ रहा है तो अच्छी बात है। जब कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आपको 100% पता है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये नहीं आ रहा तब भी ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, जब 3 है तो बाकी वाला क्लियर ही है। लेकिन उसके बाद में भी आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए, ये है तो गुण संधि का उदाहरण लेकिन इसमें ये गलती है, ये इत्र नहीं आएगा क्योंकि इत्र तो वास्तव में यहां पर आता है इत्रेतर के अंदर। यह भी गुण संधि का उदाहरण है, इत्रेतर होता है, इत्रधन इत्र। यानी कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध। अच्छा, ये खुद भाई साहब भी कह रहे हैं कि शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है बिल्कुल। ये देखो ये शुद्ध नहीं है, यहां ये है जो त्रय नहीं आएगा, ये शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये सवाल शायद आगे है क्या, पूरा नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं ही बोल देता हूं ये सवाल की कंडीशन क्या थी। ये सवाल ऐसा है कि निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं और ये क्वेश्चन दे रखा है और ऐसे में ये कह रहा है कि मुझे ये बताओ इनमें से कौन सी है सकर्मक क्रिया। मैं इसको पूरा ही बता दूंगा, आपके दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है, कौन से हैं जो अकर्मक है या कौन से सकर्मक। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ एक क्वेश्चन अगर आप पीछे वाले 3 पार्ट देख के आए हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चन आपके टोटल किए जा रहे हैं, 15-15 क्वेश्चन से मैंने आपके चौथा पार्ट लिया है, यानी चौथी सीरीज चल रही है। पहले में 15 लिए थे, ज्यादा लंबे भी अगर मैं एक साथ ही करवा देता आपके मैराथन में तो आप खुद बोर हो जाते, एक साथ इसे पढ़ने में रुचि नहीं लेते। 15-15 क्वेश्चन में ऐसे करते करते धीरे धीरे वो आपके सारे क्वेश्चन हो रहे, ताकि समय उस हिसाब से रहे कि आप क्लास की रुचि में आराम से देखते रहे।
इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट में बदल के आपके सामने क्लास को पेश किया। इससे पहले क्वेश्चन मैंने सकर्मक अकर्मक के आपको करवाए हैं और देखे भी, अच्छे क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। लेकिन वो पहले क्वेश्चन जो आ रहे थे वो लाइनों में आ रहे थे, 4-4 लाइन थी, ऐसे थे कि निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया, एक लाइन छींट के बता दो। ऐसे क्वेश्चन थे कि इनमें से कौन सी अकर्मक है बता दो। लेकिन ये क्वेश्चन शब्द में आ रहे, लाइन में नहीं है। लेकिन इजी, आप डरने की कोई बात नहीं। ऐसे शब्दों पे अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए, आपको पेपर वाला ये पूछ ले कि बताओ इनमें से कौन सा शब्द सकर्मक है, कौन सा अकर्मक है, तो एक शब्द है कुछ ना कुछ या किसी न किसी को, ये अपने मन से बनाए हुए शब्द है लेकिन चल रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर इससे उत्तर मिलता है तो क्या है, सकर्मक है, और इससे उत्तर नहीं मिलता तो क्या है, अकर्मक। कैसे देखते हैं। खाना, कुछ ना कुछ तो खाएगा, इसका मतलब है कि देखो फिक्स उत्तर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो भाई साहब क्या है, सकर्मक है। टहलना, अब ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ टहलेगा, किसी न किसी को टहलेगा, जबरदस्ती से ध्यान रखना, सवाल को सही करवाने की कोशिश मत करना। इसका मतलब उत्तर नहीं आ रहा है तो क्या है, अकर्मक। छींकना, अब यूं नहीं कि कुछ ना कुछ अंदर से बाटे छींकेगा, नहीं है कुछ, ये भी क्या है, अकर्मक। तोड़ना, हां कुछ ना कुछ तो तोड़ सकता है, जय हो, इसका मतलब क्या है, सकर्मक है। अब जैसे मैं ऐसे ही कह दूं, जैसे सोना है, पढ़ना है, हंसना है, मर्जी से दे दिया आपके सामने दे। अब देखो सोना, जिसको तुम सबसे बड़ा जिंदगी में कर्म समझ रहे हो, वही क्या है, अकर्मक है। ऐसा नहीं कुछ ना कुछ नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा, इसका मतलब ये सकर्मक है। हंसना नहीं साहब, गलत है। इसका मतलब है कभी भी शब्द का कोई सवाल आए तो आप ये ट्रिक लगा लेना, इससे आपका सवाल सही हो जाएगा, चाहे दुनिया का कैसा भी सवाल आए उससे सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और वो लाइनों वाले क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो इससे पहले वाले में सब कुछ समझाया हुआ है, वहां जाके वो वीडियो देख लेना, सब कुछ आराम से समझाया हुआ है। जिंदगी में कभी भी सकर्मक अकर्मक का सवाल गलत नहीं होगा। आगे यहां आएगा तो मैं यहां फिर समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परिणामास्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है मित्रों। ऐसे क्वेश्चन करते समय, क्योंकि पेपर के अंदर फिक्स है कि क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं, और अगर विद्यार्थी ठीक ठाक होशियार है तो उसको पेपर में सवाल काटने का तरीका आता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हुए बिल्कुल इजी माने जाते हैं। अब देखो ये गलती की क्या, मुझे एक बात बताओ, इस शब्द में कहां ताकत है। कैसा भी विद्यार्थी हो, कम से कम इसको तो काटेगा यार, पद आया कहां से है, क्योंकि सवाल ही यही तो है, ये वाला सवाल है प्रेरणास्पद। अब देखो बनी हुई संधि के बीच में बड़ा आ कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, और बनी हुई संधि में जहां बड़ा आ दिखता है, संधि कौन सी, दीर्घ संधि। और बनी हुई संधि में जहां बड़ा आ दिखता है वहीं से संधि का विच्छेद होता है। तो भाई साहब कम से कम दिमाग इतना तो लगा ही लो कि ये यहां तक तो शब्द मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा कि प्लस के पहले जब भी कोई वर्ण होगा उसमें स्वर की मात्रा अंदर रहेगी पूरी स्वर संधि में, और प्लस के बाद में जब भी कोई स्वर आएगा वो मूल रूप से होगा, अंदर नहीं होगा किसी वर्ण के। तो कम से कम इतना दिमाग लगा लो कि या तो फिक्स है कि कोई ना कोई स्वर आना ही चाहिए अगर स्वर संधि है तो, और यहां कोई भी होगा उसकी मात्रा होगी, और मात्रा जाएगी कहां तक, जहां तक हम स्वर संधि देख रहे हैं वहां तक। तो मैं कहता हूं सवाल आपको आ ही नहीं रहा, तब भी आप ऑप्शन पकड़ लो। कैसे? देखो मैंने कहा प्लस के बाद में स्वर मिलेगा, मिला ही नहीं, गया काम से। प्लस के बाद में स्वर मिला ही नहीं, गया काम से। अब बात आई हाँ इन दोनों में मिल तो रहा है, ठीक है साहब। आगे वाला सवाल देख लें, शब्द
प्रेरणा प्रेरणा तो दोनों में ही सही है। अब गड़बड़ आई कि आस्पद होता अस्पद होता, शब्द शुद्ध, लास्ट जाके कंडीशन आपके कहां फंसेगी यार, तो यार आस्पद तो होता अस्पद नहीं होता। एलओसी, आपको हिंदी आ ही नहीं रही थी, नियम नहीं आ रहे थे और बहुत कम पढ़े, लेकिन सवाल आपका क्या है, ये क्वेश्चन सही कर, वजह क्या, करने का एक तरीका सीख लिया, बेस्ट। ऐसे ही पढ़ना है, कम पढ़ो सुखी रहो। अब देखो अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये मोक्ष है क्या, वाक्यांश के लिए एक शब्द का तरीका देखो सवाल करने का। ये मोक्ष क्या है मित्रों, ये मोक्ष एक मूल शब्द है, ठीक है, अच्छी बात है। पेपर में ये किसके सवाल कर रहे हैं, ये वाक्यांश के कर रहे हैं, ठीक है। इसमें संधि तोड़ के देखे तो क्या बात आ रही है यार, बात तो यही आ रही है कि ये वाक्य का अंश आ रहा है कोई, यानी इसका मतलब ये वाक्य का अंश मतलब है कि ये हिस्सा तो वापस आएगा उसी क्वेश्चन में, ये वाला। इसका मतलब है वाक्यांश के लिए एक शब्द जब भी आ रहा है, जो आपका प्रश्न दे रखा है, जैसे ये देखो यहां से यहां तक ये आपका प्रश्न है, ये इस प्रश्न में जो मूल शब्द होगा, इसमें मूल शब्द है ही। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस मोक्ष को यहां से हटा दूं तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, की इच्छा रखने वाला क्या, कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि इसमें मूल शब्द क्या है, इसमें मूल शब्द मोक्ष है, और जो मूल शब्द है वो उस उत्तर में वापस आएगा, वो उसी उत्तर में। तो अब अगर नहीं पढ़ते तो कम से कम यार ये मूल शब्द तो यह सीधा ही दिख रहा है यार। अब ऐसा तो ये है ही नहीं, यहां वापस देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये रहा ये। अब देखो नहीं पढ़े हुए तब भी सवाल तो सही हो रहा है। इसका मतलब है वाक्यांश के अंश में जो मूल शब्द है वो वापस उत्तर में मिले, क्योंकि मुमुक्षु में मूल शब्द मोक्ष है। और ये शब्द शुद्धि देखो, अच्छी बात यह भी है कि ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जा रहा है कि मुमुक्षु लिखा कैसे जाता है। जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। ऐसे ध्यान रखना भाई, ये लाइनें गलत मत करना। ये तो जो अत्यधिक भूखा है, ये मुंह नहीं है, बुभुक्षा है, थोड़ा ध्यान रखना। ये जिसे जीतने की इच्छा है उसे जिज्ञासु कहते हैं। जीतने की इच्छा, अब आपको फर्स्ट ग्रेड में इस बार जीतना है, ध्यान रखना है, अपने घर वालों का सपना पूरा करना है भाई साहब, है ना। हाँ, जिंदगी में फर्स्ट ग्रेड लगोगे, दो व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश होने वाले हैं। एक तो आपके माता पिता, आप उनके सपनों की आस हो, और दूसरे उनसे भी ज्यादा खुश होने वाले हैं आपके गुरुजी। हाँ, जिंदगी में दो व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश। तो ये भी जीतने की, ये मरने की आ रही है, यानी आपको तो सीधा ही पकड़ में आ रहा है मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निश्चिंतता मूल शब्द में जुड़े उपसर्ग प्रत्यय सही है। मतलब ये कह रहा है कि निश्चिंतता एक शब्द है और इसमें मुझे उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। तो पहले तो यहां आके थोड़ा सा नियम सुनिएगा, बिल्कुल इजी है भाई साहब। जिंदगी में आपको कहीं पर नी और दू दिखे, ठीक है, उसके बाद में आपको चाहे ये से दिखे, चाहे ये से दिखे, और चाहे ये आधे आधे हैं, ध्यान रखना। देखो अलंती लिख देता हूं, चलो, ये क्या हो रहा है भाई, और आपको ये से दिखे, ये तीनों ही से आपको कहीं पर भी नी, ये नी और दू तो आएंगे एक नंबर पे, इसका नंबर कितना होगा, 2 नंबर होगा। यानी आपको एक नंबर पे नी और दू मिलेंगे, 2 नंबर पे आपको कोई भी से मिल सकता। मित्रों, उपसर्ग बनाते समय इन तीनों से का ये से सड़क ही बनेगा। मतलब है कि अब आपको जिंदगी में उपसर्ग इनसे संबंधित तो कभी गलत होने वाला है ही नहीं, ये तो हुआ फिक्स, ठीक है। उपसर्ग बनाते समय आपको उपसर्ग दिखाना पड़ेगा, ठीक, लेकिन संधि में जाते हो तो इसको गायब करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। और जैसे ही ऐसे चिन्ह लगाते हो तो आपकी ऐसी संधि कौन सी बनेगी, विसर्ग बनेगी। हमेशा ये ध्यान रखना है। ये देखो, ये आधे हैं, तीनों ही आधे हैं, देख लो भले, ये तीनों ही आधे वर्ण। इसका मतलब एक कंडीशन तो फिक्स हुई कि ये जो चिन्ह लगा रहे हैं, और इसको अगर आपको जिंदगी में कभी भी वर्ण में बदलना है तो फिक्स है कि ये किसके वर्ण में जाएंगे, हमेशा ही ये आधे वर्ण में जाएंगे। किसके वर्ण में जाएंगे, आधे वर्ण में। यानी कि अगर इसको आप कभी भी इसको वर्ण में बदलोगे तो आधे वर्ण में जाए। इसका मतलब है आपके 3 नियम मतलब 6 नियम क्लियर हो रहे हैं।
विसर्ग संधि भी क्लियर हो रही है और साथ में उपसर्ग भी क्लियर हो रहा है। अब क्या करना, सीधा ही देख लो, ध्यान रखना। अच्छा ये ध्यान रखना है, उपसर्ग में केवल एक जगह ही विसर्ग लग रहा है, ये भी मैं यही आपके क्लियर कर देता हूं। इसके अलावा उपसर्ग में आपको कहीं भी विसर्ग लगा हुआ दिखता है तो उसको सीधा ही काट के गलत कर दो, ठीक है। अब मैंने अगर ऐसी बातें आपको बता दी तो इसमें कह रहा है कि उपसर्ग तो काटने का संबंधित तो करो कम से कम काम। ये देखो विसर्ग आएगा ही नहीं, अध के अलावा गया काम से, विसर्ग आएगा ही नहीं, अध के अलावा गया काम से। ऑप्शन कितने बचे, 2, ठीक है। मैंने कहा था, अब देखो नी आएगा कैसे, क्यों कि सर ने कहा था कि एक नंबर पर या नी या दू इनमें से कोई भी आए, फिर उनमें से कोई भी से आए, चाहे ये से आए, चाहे ये से आए, चाहे ये से, इन तीनों से का से कौन सा बनेगा, से सड़क वाला बनेगा। अब देखो इसका मतलब है ये भी काम से गया। अब अच्छा ऑप्शन ये, अब यहां पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक थी। सर ने कहा भी था कि मैं क्लियर करवा देता हूं, लेकिन मैंने कहा सीधा क्लास में मैं बोर्ड पे ही क्लियर करवा दूंगा। अब ये भी ऑप्शन यहां पर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने कहा था कि एक नंबर पे नी और दू आए, फिर उसके बाद में कोई भी से आए, उसका से कौन सा बनेगा, ये से बनेगा ये। अब ये ठीक है, अब ये सही भी है मित्रों, और ये आपका लग गया क्या, प्रत्यय। ये क्वेश्चन 100% सही है। ये हो गया निष्पुष से निश्चितता में उपसर्ग क्या है, निस, मूल शब्द क्या है, चिंता, हाँ चिंती लिखा हुआ, और प्रत्यय क्या है, ता, यानी ये क्या हो गया आपका सही हो गया। अब देखो अगर मैं इसी को संधि में बदल के जाता तो ये ऐसे आपकी विसर्ग संधि बन जाती। ये देखो ये बनी गई, बन रही है, क्यों नहीं बन, यानी विसर्ग संधि भी बन रही है और आपकी उपसर्ग। विसर्ग संधि में ये सही होगा, उपसर्ग में ये सही होगा, क्योंकि उपसर्ग करते समय हमें उपसर्ग दिखाना पड़ता है और संधि करते समय हमें संधि की पहचान बतानी पड़ती है कि भाई विसर्ग ऐसे लगता है और ऐसे विसर्ग संधि होती है। तो आपके उपसर्ग भी क्लियर हो रहे हैं, विसर्ग संधि भी क्लियर हो रही है, दो टॉपिक एक साथ क्लियर हो रहे हैं। ध्यान रखना, प्रश्नावली के साथ में बहुत मजा आएगा। अगला देखिएगा, उज्जवल का सही संधि विच्छेद होगा। मैंने इस शब्द का पहले ही जिक्र कर दिया है, क्योंकि एक जगह था पहले वाले, अगर आप क्लास में देखोगे, लेकिन फिर भी फिर कर देते। आजकल उज्जवल शब्द बहुत कम पूछा जा रहा है, क्योंकि उज्जवल पुराना शब्द हो चुका है। उज्जवल की जगह आजकल प्रोज्वल वाला शब्द पूछा जा रहा है गुण संधि में, और शब्द शुद्धि में प्रज्वलित वाला शब्द पूछा जा रहा है। लेकिन अभी अगर पूछ भी लिया है तो हमें क्या करना, देखो आपको कभी भी एक जैसे दो वर्ण दिखते हैं, एक जैसे दो वर्ण, उसमें पहला तो फिक्स है कि हर जगह आधा आएगा, दूसरा कोई जरूरी नहीं है आधा आए या पूरा आए। कैसे, देखो जैसे अब ऐसे आ जाए, ये देखो पूरा आ गया ना, ये ऐसे पूरा आ रहा है भाई साहब, कोई भी आए जैसे ये देखो आधा आ रहा, पूरा आ रहा, कोई भी आ सकता है। ध्यान रखना, हमेशा आपको एक जैसे दो वर्ण दिखे, एक जैसे दो वर्ण, ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे। अब वो चाहे चे चे में दिखे, ये देखो चाहे चे चे में कर देते हैं अपन, लो जी, एक जैसे दो वर्ण, एक जैसे दो वर्ण दिखते हैं तो वहां पर फिक्स है कि व्यंजन संधि है, ठीक है। और उसमें जो पहला जो आधा होगा ना, वो आधा हमेशा ध्यान रखना है ते अलंत के अंदर जाएगा, यानी कि इसको आप ते अलंत में डालते हो तो ये आपकी संधि विच्छेद हो गई है, उत्धन ज्वल, और ये व्यंजन संधि हो चुकी। ये उत्धन नति, उत्धन लेख, उत्धन चाल। आप ये गलती मत करना, कई बार बुक्स में उद्धन ज्वल भी लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अपने लड़ाई टंटे किसी से नहीं करने। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए और आपको कह दे कि ये सही है, ये सही है, पहले ही बात सुनो, अगर दोनों ही ऑप्शन आ जाए तो आप इसको सही मानोगे और इसको नहीं मानोगे। लेकिन कंडीशन ऐसी आ गई कि ये आया ही नहीं, तो फिर क्या करोगे, फिर उस समय आपको उद को राइट मान के चलना है। लेकिन किसी भी शर्त में पहले आप इसको नहीं मानोगे, इसको मानोगे। मतलब ये दोनों आए तो ये सही है, ये नहीं आया तो उस समय आपका ये सही माना जाएगा। अब आपको ये भी ध्यान रखना, किसी भी उपसर्ग में हलंत लगता है, किसी भी उपसर्ग में हलंत लगता है तो वो उपसर्ग आपके संस्कृत का ही माना जाएगा, क्योंकि उपसर्गों के भी आपके तीन प्रकार आ रहे हैं। आपके संस्कृत के उपसर्ग भी आ रहे हैं, हिंदी के उपसर्ग भी आ रहे हैं, विदेशी उपसर्ग भी आ रहे हैं,
और संस्कृत के उपसर्गों के 22 प्रकार आ रहे हैं। 22 प्रकार किसी भी विद्यार्थी को याद नहीं रहते, लेकिन उसके पास एक ऐसा चांस आता है कि वो उपसर्ग याद रख ले। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 22 के 22 याद रखोगे, लेकिन 22 आप याद कैसे करोगे? यानी कि किसी भी उपसर्ग में अगर संधि आ रही है तो संधि आपको हमेशा ये पता होना चाहिए तत्सम शब्दों की होती है, तद्भव शब्दों की कभी संधि नहीं होती है। तत्सम शब्दों की संधि हो रही है तो इसका मतलब ये तो फिक्स हुआ कि तत्सम शब्द आपके संस्कृत के शब्द माने जाते हैं, और संस्कृत के शब्द माने जाते हैं मतलब संस्कृत के उपसर्ग क्लियर हो रहे। दूसरा तरीका आप ये याद रखोगे, किसी भी उपसर्ग में अलग अगर हलंत लगा हुआ है तो वो उपसर्ग आपका संस्कृत का ही माना जाएगा, उसमें आपको देखना कुछ भी नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये फिक्स हुआ कि यहां पर हलंत लगा हुआ है तो ये आपका उपसर्ग कौन सा हो गया? संस्कृत का हो गया। यानी कि आपकी व्यंजन संधि क्लियर हुई, आपका उपसर्ग क्लियर हुआ, आपके उपसर्ग से संबंधित उत और उद का जो डाउट था वो भी क्लियर हुआ। शब्द शुद्धि के अंदर ये शब्द पुराना हो चुका है। पहले वाले एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता था उज्जवल, आजकल इसकी कंडीशन खराब है क्योंकि उज्जवल की जगह पेपर वाला प्रोज्वल को पूछ रहा है, और प्रोज्वल को भी छोड़ के अभी आजकल का जो नया ट्रेंड चल रहा है उसमें प्रज्वलित सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है। तीनों ही शब्द में गड़बड़ मत करना, क्योंकि प्रज्वलित में केवल एक ही जे आता है, वो आधा जे आता है। यानी कि आपके यहां पर जो सवाल सही हो जाएगा, उज्जवल के अंदर 53 नंबर क्वेश्चन है, उसमें पहला नंबर सवाल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है? मतलब ये फिक्स हुआ कि इसमें 3 ऑप्शन सही है और 1 ऑप्शन गलत है। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप हार्ड करते हो तो आपकी गलती है, बाकी ऐसे क्वेश्चन गलत होते नहीं। पहला ऑप्शन देखिएगा, जैसे लिखा हुआ आ रहा है देवीय तरण, अच्छा शब्द है, वापस ढंग से समझिएगा। ये और वे से पहले कभी भी आधा आता है तो फिक्स है कि उसमें यण संधि होती है, पहली शर्त, ठीक है। यानी कि ये से पहले आधा है तो संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी, ठीक है। दूसरा काम आप ये करोगे कि ये से पहले अगर आधा है तो ई में जाएगा, वे से पहले आधा है तो ऊ में जाएगा। भाई साहब ये से पहले आधा है, ये से पहले आधा है तो ये ई में जाएगा। ई एक स्वर है, जब भी कोई वर्ण स्वर के अंदर चला जाता है तो वो पूरा बन जाता है, ठीक है। यानी कि पूरा बनाओगे तो फिर आप क्या करोगे? ये देखो, मैंने फिर कह देता हूं, आप आराम से समझो, एक बार में समझ में आ जाए। ये से पहले जब भी कोई आधा होता है वो ई में जाता है, वैसे पहले जब भी कोई आधा होता है वो ऊ में जाता है। मैं अगर आप यहां पर ई और ऊ बोल रहा हूं तो इसका मतलब फिक्स हुआ कि मैं स्वर बोल रहा हूं। स्वर बोल रहा हूं तो इसका मतलब होता है जब भी कोई वर्ण स्वर के अंदर चला जाता है तो वो पूरा बन जाता है, ठीक है साहब। अब आपको यहां पर डाल दिया मैंने ई में। देवी आपको भी पता है एक स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्दों में ई की मात्रा क्या होती है? बड़ी होती है, यानी कि देवी आपका शब्द बन चुका। मैंने पूछा इस ये को कि तेरे पास क्या है, ये मुझे कह रहा है कि मेरे पास ए है, इसने जैसा बताया मैंने जैसा ही लिख दिया अवतरण। ये हो गया देवीय धन अवतरण, देवीय अवतरण, यानी कि यण संधि का एक उदाहरण हो चुका है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि यह शब्द तो क्या है? सही है। हमें यह पर पूछ रहा है कि इसमें से मुझे अशुद्ध बताओ। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आ रहा है स्त्री उपयोगी। मित्रों एक बात सुनो, अगर आप ठीक ठाक पढ़े हुए हो तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर ज्यादा कुछ मातापची है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सवाल देखते ही आप प्लस के बाद में जो स्वर देख रहे हो कम से कम वो स्वर तो उसके अंदर होना चाहिए। कैसे? प्लस के बाद में ये जो ए स्वर दिख रहा है ये देखो यहां पर है, प्लस के बाद में यहां पर देखिएगा, यहां पर देखो ये ऊ है, लेकिन भाई साहब यहां पर ऊ है ही नहीं, यहां पर तो ओ है। इसका मतलब यहां पर ओ होना चाहिए। स्त्री उपयोगी होती है, स्त्री उपयोगी होता ही नहीं। हमें क्या पूछा है यहां पर? गलत। अगर मैं ज्यादा आपको पढ़ूं ना और सीधे ही आपको सवाल सही करने को बोल दूं तब भी ये सवाल क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा, क्योंकि स्त्री उपयोगी के अंदर ये त्रय है, ये वाला आधा आ जाएगा, या ओ आएगा तब जाके ये सवाल सही। लेकिन स्त्री आपको पता उपयोगी होती है, उपयोगी होती नहीं है। उपयोगी होती नहीं है तो फिर ये शब्द क्या हो गया? गलत। अगर किसी शब्द के साथ में गलत शब्द आया है तो वो गलत शब्द ही रहेगा, किसी शब्द के साथ में सही शब्द आया तो वो सही शब्द ही रहेगा। उसके बाद में एक शब्द लिखा हुआ है अध्ययन। हालांकि यहां पर थोड़ी सी मेरे हिसाब से मिस्टेक आ चुकी है, मिस्टेक ये आ चुकी है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, उसमें 2 सवाल गलत हो गए। 2 सवाल गलत इसलिए हो गए
हाँ नहीं, दो नहीं, एक ही सही है, सही है। ये यण संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। अद्य दिन, अधिधन, अधीन, इजी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अधिधन अधीन देखते, अधिधन अधीन देखते हो तो यण संधि का उदाहरण आ गया है। यण संधि में ये से पहले आधा, ये से पहले आधा आते ही ई के अंदर चला जाता है। जब भी कोई वर्ण स्वर के अंदर चला जाता है वो पूरा बन जाता है, और पूरा बनने के बाद आपको ही पता है अधि एक उपसर्ग है। उपसर्गों में मात्राएं क्या आती है, छोटी आती है, चाहे ई की मात्रा हो चाहे ऊ की। उसके बाद में शब्द शुद्धि में आप थोड़ा सा ये ध्यान रखोगे, अधीन होता है ना कि आधीन होता है, अधीन। हालांकि अधीन शब्द भी देखते हो तो शब्द शुद्धि में पूछा जा रहा है, संधि में पूछा जा रहा है, संधि के अंदर दीर्घ संधि का उदाहरण पूछा जा रहा है, अधिधन ईन पूछा जा रहा है। तो ऐसा शब्द उपसर्ग में भी पूछा जा रहा है, ऐसा शब्द डबल में पूछा जा रहा है। जब भी कोई शब्द 3-4 जगह पूछा जाता है उस शब्द का वजन अपने आप में ज्यादा हो जाता है, यानी कि चांस बनता है कि वो कहीं ना कहीं फिर आ जाए। उसके बाद में अगला शब्द लिखा हुआ है सन्मार्ग। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने इसको शायद पहले भी आपको बताया था। यानी 60 सवाल में भी जब भी कोई क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है, एग्जाम में दूसरी बार आ रहा है, तो उस सवाल का वजन है। लेकिन ये इजी है, व्यंजन संधि का उदाहरण थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इसको आप गणित की तरफ से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि व्यंजन संधि के नियमों में जाते हैं तो एक नियम की 5-5 लाइनें बन जाती है, और 5 लाइन किसी भी विद्यार्थी को याद नहीं रहती है, लेकिन संख्याओं में उसको ले लेते हैं तो एक संख्या बनती। कैसे देखिएगा, जैसे ये शब्द लिखा हुआ है शतधन मारक, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इधर ध्यान रखना है, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, ठीक है, ये ते पहला तो है, पहले के साथ में हलंत, ठीक है, हलंत भी है, उसके सामने प्लस, ठीक है, प्लस भी है, और फिर सामने क्या आ रहा है, पांचवा। बस ये 5 लाइनें आपकी खत्म हो गई। वापस देखिएगा एक बार, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, पहला है, हलंत, हलंत है, प्लस, प्लस है, पांचवा, पांचवा है, तो क्या करना है, ये पहला जो होगा अपने परिवार के 5वें में जाएगा, ये जो पहला है अपने परिवार के 5वें में जाएगा, और इसके अपने परिवार का 5वां ये ने है। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको कहा था जब भी कोई वर्ण आधा है तो वो आधे वर्ण के अंदर ही जाएगा, शर्त रहेगी सामने स्वर नहीं होना चाहिए, यानी कि आधा है तो आधा ही बनेगा। अब यानी कि इसका आधे का आधा क्या बन गया, ये शब्द बन गया आपका ने, और ये बन गया मारक, ये बन गया भाई साहब सन्मार्ग। बनी हुई संधि के अंदर आपको 55 नजर आने चाहिए, बनी हुई संधि में आपको 55 नजर आते हैं तो व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाएगा। वापस देख लीजिए, बनी हुई संधि में 55 आना चाहिए, और विच्छेद में जाते हो तो किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, पहले के साथ हलंत, उसके सामने प्लस, उसके सामने 5वां, तो पहला किस में चला जाएगा, 5वें। अब और बातें कहां आती है कि ये सवाल पहली जगह तो कहां पे आ रहा है, संधि में आ रहा है, दूसरी जगह ये सवाल और कहां पे आ रहा है, समास में आ रहा है, तीसरी जगह ये सवाल और कहां पे आ रहा है, उपसर्ग में आ रहा है, चौथी जगह ये सवाल और कहां पे आ रहा है, शब्द शुद्धि में आ रहा है, 5वीं जगह ये सवाल और कहां पे आ रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में आ रहा है। मित्रों सुनो, जब किसी सवाल एक शब्द की इतनी मान्यता, इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो हिंदी में 5 जगह घूम जाता है, संधि में घूम जाता है, समास में घूम जाता है, उपसर्ग में घूम जाता है, शब्द शुद्धि में घूम जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में घूम जाता है, तो चांस बनता है कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आए। शतधन मारक, यानी कि इसके अंदर ये भी सही है, ये भी सही है, और स्त्री उपयोगी शब्द हालांकि आप देखते ही पता चल जाता है, क्योंकि यहां पर ओ की मात्रा है और यहां पर ओ की मात्रा है, देखते ही पता चल जाता है कि 54 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 20 सवाल गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। यह क्वेश्चन भी लगभग दूसरी बार रिपीट हो रहा है, लेकिन आप एक बार भी समझ लीजिए। मैंने फिर कहा था कि उपसर्ग करते समय देखो, आप कितने भी उपसर्ग पढ़ लोगे, लेकिन उससे अच्छा तरीका तो यह है कि इसे सवाल सही हो जाता है। कैसे देखिए, उपसर्ग करते समय आप 2 तरीके अपना लीजिए, एक तो है सीधा रास्ता और दूसरा रास्ता होगा आपका संधि का। जब तक आपको संधि नहीं आ रही है, मैं ये मान के चलता हूं आपको उपसर्ग नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि संधि के बिना उपसर्ग चलते हैं नहीं। ठीक है साहब, सीधा रास्ता होता है कि किसी भी उपसर्ग को करते समय आपको बीच में से गैप नजर आना चाहिए, खाली जगह आनी चाहिए। और जैसे ही आप कोई तीर चलाते हो और तीर चलाते समय आपको बिल्कुल गैप नजर आ रहा है, खाली जगह नजर आ रही है,
तो खाली जगह नजर आएगी तो आगे जो आपका शब्द जाएगा वो किस में चला जाएगा, उपसर्ग में चला जाएगा, और पीछे जो शब्द चला जाएगा वो किस में चला जाएगा, मूल शब्द में चला जाएगा। लेकिन ऐसा करते समय आप एक बात को ध्यान रखोगे, आप जबरदस्ती नहीं करोगे। जबरदस्ती आपने शब्द को डालने की कोशिश की है तो वो शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको जगह मिलनी चाहिए, आपको गैप मिलना चाहिए, और गैप मिलेगा तो बीच में से आपको जगह, खाली जगह मिलेगी। खाली जगह से पूरी तीर जा रही है तो समझ आना उधर वाला शब्द उपसर्ग है, इधर वाला शब्द मूल शब्द है, दोनों शब्द आपस के अंदर अर्थ दे रहे हैं। अच्छा, ये पहले वाला सीधा वाला रास्ता आपका तय नहीं हो रहा है तो समझ जाना कि अब उस शब्द के अंदर संधि है, संधि आपने पढ़ी है, संधि के हिसाब से उपसर्ग चल रहा है। तो इस तरीके को ध्यान में रखते हो देखो आपके यहां पर कि इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। एक बात ध्यान रखना है, आप पहले ही दिमाग में रखो, अगर परा है तो पर आएगा, सु है तो सु आएगा, अदि है तो आपके ध्यान रखना अद वाला भी आएगा, अन है तो अनु वाला आएगा। यानी उसके उल्टा आप विपरीत सोचना पहले से ही दिमाग में शुरू कर दो कि ऐसा ऑप्शन अगर पर वाला पूछ रहा है तो पर आएगा, सु वाला पूछ रहा है तो सु आएगा, अनु वाला पूछ रहा है तो अन आएगा। ये ध्यान रखना है। यानी कि अगर एक नंबर सीधे नियम से जाओ तो ये देखो आपको गैप मिल रहा है, इसका मतलब यहां पर परा है, यहां पर भी आपको गैप नजर आ रहा है, इसका मतलब यहां पर भी परा है। अच्छा, गैप नजर आते समय आप जबरदस्ती नहीं करोगे, पीछे वाले शब्द को ध्यान में रखोगे। यानी ये शब्द पीछे वाला बहुत सही आ रहा है, या शब्द जाते हो तो मर सही आ रहा है, या शब्द जाते हो तो जे सही आ रहा है। लेकिन यहां आपको पता चल रहा है यार हम जबरदस्ती कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि परा के साथ में धीन होता ही नहीं। और चलो धीन होता है तो पराधीन, किसी भी शब्द को पहले देखने के बाद उस शब्द को तोड़ते हो, तोड़ने के बाद में क्या वापस उस शब्द का मिलान करोगे तो वो अपने पहले वाला अर्थ छोड़ देगा। अगर तोड़ते समय वापस मिलान करते समय अपना मूल अर्थ वापस वहां का वहां जाके टिक जाता है तो आपने जो शब्द अलग किया है वो सही किया, और आपने अलग कर दिया है, अलग करने के बाद उसकी स्थिति पहले वाली नहीं रही तो आप समझ आना आपका जो शब्द है वो क्या है, गलत है। इसका मतलब है कि अब ये संधि से हो रहे हैं, संधि में आपको पता चल रहा है कि परधन क्या हो जाएगा, परधन अधीन हो जाएगा। यानी कि इसमें जो 55 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें परा उपसर्ग नहीं है, यानी पराभव में परा है, परामर्श में परा है, पराजय में परा है, लेकिन पराधीन आपके एक नंबर नियम से नहीं हो रहा। पराधीन के अंदर दीर्घ संधि का उदाहरण है, पराधीन में डबल संधि है, ध्यान रखना, पराधीन में दीर्घ संधि है, अधीन में दीर्घ संधि है, पराधीन में डबल उपसर्ग भी है, पर भी है, ध्यान रखना, अधीन में भी उपसर्ग है, अधीय दो दो उपसर्ग है, दो दो संधि है, पराधीन स्वाधीन होता ही है, ध्यान रखना, हम दूसरों के अधीन है तो पराधीन है, हम खुद के अधीन है तो स्वाधीन है, ऐसे समझते हो तब भी सवाल सही हो जाता। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन शब्द शुद्धि करते समय खुद का विवेक और पढ़े हुए सवाल और संधि, क्योंकि शब्द शुद्धि अमूमन तो जो चलती है 90% वो आपकी चलती है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। जिस विद्यार्थियों को ये 4 टॉपिक ढंग से आ रहे हैं उसको शब्द शुद्धि पूरी आ रही है। शब्द शुद्धि पूरी क्यों आ रही है? क्योंकि शब्द शुद्धि पूरी टिकी हुई इन 4 टॉपिकों पे है। लेकिन पहला जो शब्द देख रहे हैं वो शब्द आ रहा है आपके कवियत्र। मित्रों, आप किसी कवि को पूछोगे कि कवि कैसे लिखा जाता तो ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन कवयत्री लिखोगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब होता क्या है, क्योंकि आप पुरुष और महिला को एक साथ सम्मिलित कर देते हो, आगे वाले कवि पुरुष को ले लेते हो, पीछे वाली महिला को ले लेते हो, तो कवयत्री सम्मिलित हो जाता है, इसलिए गलत हो जाता है। इसलिए कवि नहीं होगा, कवि तो अलग होगा तब कवि पुरुष रहे, लेकिन कवयत्री हो जाएगा, कवियत्री नहीं हो। इसका मतलब ये जो पहला जो यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है वो क्या है? गलत। पहला शब्द क्या आ रहा है? गलत है। पूछा क्या है इसमें? शुद्ध। चलो पहला गलत हो गया। दूसरा शब्द आ रहा है शुश्रूषा। शुश्रूषा अच्छा शब्द है, रोगियों की जो सेवा करते हैं उसे शुश्रूषा कहते हैं। इस तरीके से लिखा हुआ आना चाहिए था, उल्टा लिख दिया। ये 2 जगह पूछा जा रहा है, शब्द शुद्धि में पूछा जा रहा है और वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जा रहा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में है, रोगियों की जो सेवा करते हैं उसे शुश्रूषा कहते हैं, यानी कि ये भी जो शुश्रूषा लिखा वो क्या है? गलत है। उसके बाद में दंपति, बहुत अच्छा शब्द है। आजकल दंपति ज्यादातर ये रीजनिंग में लिखा हुआ आता है, पति और पत्नी का जो जोड़ा होता है उसे दंपति कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पति यही बड़ा मिला है, बाकी तो हर जगह महिला बड़ी मिलती है, चाहे नारी बड़ी, देवी बड़ी, स्त्री बड़ी, बीवी बड़ी, पत्नी बड़ी, वधू बड़ी, हर जगह देवियों का रूप बड़ा है। हाँ,
लेकिन दंपति शब्द शुद्धि में पूछे तो ध्यान रखना है पति में ई की मात्रा बड़ी है, दम है पति में, इसलिए पति में ई की मात्रा क्या है, बड़ी है। उसके बाद त्योहार में गलती हो रही है, त्योहार वाला जिक्र मैंने पहले ही कर दिया है, क्योंकि त्योहार के अंदर डबल मात्रा नहीं आती है भाई साहब, त्योहार में एक मात्रा आती है, शब्द शुद्धि में दूसरी बार जिक्र इस शब्द का हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। इससे पहले जो अकर्मक सकर्मक का जो आया था वो शब्दों में आया था, अब ये लाइन में आ चुका, चाहे कैसा भी आए आपको तो बस ये इतना सा ध्यान रखना है कि इस वाक्य में एक क्रिया होती है और क्रिया से आपको क्वेश्चन करने हैं दो, क्या और किसको। क्या और किसको से आप क्वेश्चन करते हैं, अगर आपका उत्तर आता है तो सकर्मक है, अगर आपका उत्तर नहीं आता है तो अकर्मक है। इतना भी पढ़ते हो तो दुनिया में अकर्मक सकर्मक के क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना है क्या और कौन, इन दोनों का जवाब एक आता है तब अकर्मक है, और क्या और कौन दोनों का जवाब अलग अलग आता है तो सकर्मक है। वापस देख लीजिए एक बार, क्योंकि सवाल यहां जो दिख रहा है वो आएगा नहीं, लेकिन कैसा भी आएगा सवाल सही होना चाहिए। क्रिया से आपको एक क्वेश्चन करना है, क्या और किसको। क्रिया से क्वेश्चन कर रहे हो क्या और किसको, इनमें से एक कोई जवाब आपको मिल रहा है तो सकर्मक है, और आपको जवाब नहीं मिल रहा तो अकर्मक है। ठीक, एक स्थिति आपके पास आ चुकी, लेकिन हो सकता है कि कई बार उत्तर आ ही जाए, उसके बाद फंस भी जाओ तो क्या करना है, एक और तरीका अपना लो, क्या और कौन उन दोनों का जवाब एक ही आए तो अकर्मक है, लेकिन क्या और कौन दोनों का जवाब अलग अलग आए तो सकर्मक है। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा है यहां पर, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी 3 सकर्मक के उदाहरण है, एक अकर्मक है। वह पतंग उड़ाता है, वह क्या उड़ाता है, वह पतंग उड़ाता है, उत्तर तो आ रहा है, इसका मतलब यह सकर्मक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, किसान खेत जोत रहा है, किसान क्या जोत रहा है, किसान खेत जोत रहा है, इसका मतलब उत्तर आ रहा है, उत्तर आ रहा है तो ये भी क्या हो गया, सकर्मक। उत्तर नहीं आएगा तब अकर्मक करेंगे। मजदूर चाय पी रहा है, क्या पी रहा है, चाय पी रहा है, इसका मतलब यहां पर भी क्या आ रहा है, उत्तर, उत्तर आते ही सकर्मक। अब देखो सवाल अगर अपन नहीं पढ़े ना तब भी आपका सवाल सही, क्योंकि जब 3 उत्तर निकल चुके हैं तो चौथा तो अपने आप ही गलत है, क्योंकि वो पूछ ही अकर्मक रहा, हमने 3 सकर्मक निकाल दिए हैं, ध्यान रखना, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। पक्षी उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, पक्षी, कौन उड़ रहा है, पक्षी। क्या और कौन दोनों का जवाब एक होता है तो वाक्य की स्थिति कैसी हो जाती है, वाक्य की स्थिति अकर्मक हो जाती है। यानी कि सवाल पूछा है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी कि 4 नंबर जो आपका ऑप्शन है उसमें अकर्मक है, बाकी 3 जो ऑप्शन थे वो आपके सकर्मक के थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धन को व्यर्थ खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द में है, अच्छा शब्द है, ध्यान रखना। अच्छा, यहां गड़बड़ हो सकती है आपके मितव्ययी, अपव्ययी, अल्पव्ययी, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। व्यर्थ है, अल्प का मतलब कम होता है, यहां पर ध्यान रखना है, मित का मतलब कम होता है, लेकिन यहां व्यर्थ खर्च कर रहा है तो व्यर्थ में अपव्यय जाएगा, ये ध्यान रखना है। यानी कि वाक्यांश के एक शब्द में आपका सवाल सही हो जाएगा, अपव्यय। अब यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है कंजूस, कंजूस का मतलब तो ये होता है रुपया है पर खर्च करे ही को नहीं, उन्हें क्या करे, कंजूस। पया है खर्च ही नहीं करे, कंजूस है, ध्यान रखो, पार्टियां हार्टियां करे तो कंजूस को नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ी वस्तु से संतोष न होना, लोकोक्ति का अर्थ है थोड़ी वस्तु से संतोष न होना, मतलब है कि रुपया ज्यादा सही है। अब आजकल तो भाई संतुष्ट तो होना ही पड़ी। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ, आम खाई गो गुठली बेच दी, दोनों और लाभ हो गयो, दोहरा लाभ। अंधे के हाथ बठीर लगना, यानी कि व्यक्ति को वस्तु से परिचित था ही नहीं, उसके सामने ऐसी चीज आ गई जो उसके पास है ही नहीं, उसे कहते हैं अंधे के हाथ बटे। ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, यही है भाई साहब, थोड़ी वस्तु से संतोष न होना। क्वेश्चन करते समय मैं फिर कहता हूं, लोकोक्ति ये आए, दुनिया की कैसी भी लोकोक्ति आए, जिस व्यक्ति को सवाल करने का तरीका और ऑप्शन पकड़ने की ट्रिक आ गई है वो कम पढ़ा लिखा है, लेकिन सवाल सबसे ज्यादा करेगा। इसलिए आप देखते हो कई बार बोलते भी यार, और 2 महीना ही पढ़ियो नौकर लाग, और 2 साल ही पढ़े लागे को नहीं। पढ़ने का तरीका किसका बेस्ट है और पेपर में जाते समय सवाल करने का तरीका किसका सही है, उसके ऑप्शन ज्यादा सही होते हैं।
घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तो होता ही है, हमारे गांव में भी ऐसा ही होता है। गांव के अंदर पढ़ी उड़ो, अगर हिंदी पढ़ा क्या ओके पढ़ा, रात बाहर बैठो, बस वही है अधिक परिचित समान क। यानी कि 59 नंबर आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपका सी ऑप्शन सही है। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उस समास को क्या कहते हैं? यह समास में परिभाषाओं से क्वेश्चन आ चुका। देखो, समास का सवाल अगर एग्जाम के अंदर आता है तो परिभाषा अगर पूछ ले तो उसमें आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी समास का उदाहरण पूछ लिया तो परिभाषा से कभी भी कोई उदाहरण सही नहीं होता है, उस समय आपको पहचान याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि पहचान से ही उदाहरण सही होते हैं। लेकिन यहां परिभाषा तो याद करनी पड़ेगी। अब परिभाषा में आप जाते हो तो परिभाषा याद करने का तरीका है कि आपको पहले नंबर पर समास आपने कौन सा पढ़ा, अव्ययी भाव समास पढ़ा। दूसरे नंबर पर आपने समास कौन सा पढ़ा, तत्पुरुष समास पढ़ा। यानी इन दो की परिभाषा तो पहले इस तरीके से याद करो कि ये समास पहले नंबर पर है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास दूसरे नंबर पर है। जो समास पहले नंबर पर होता है उसमें पहला पद प्रधान होता है, जो समास दूसरे नंबर पर होता है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। मतलब है कि आपके पास दो परिभाषा तो बिल्कुल ऐसे ही याद होगी। कैसे? जो समास पहले नंबर पर है उसमें पहला पद प्रधान होगा, जो समास दूसरे नंबर पर है उसमें दूसरा पद प्रधान होगा। फिर बात आती है कि यहां पर पूछा है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों का मतलब है दोनों का महत्व है, दोनों का। जैसे मान लो आपके पास आ गए राधा कृष्ण, या मान लो माँ बाप, कुछ भी ले सकते हो, भाई साहब दाल रोटी, कुछ भी ले सकते हो, पाप पुण्य कुछ भी लो, शुभ लाभ। बात यहां पर दोनों पद महत्व क्या है? दोनों पद का मतलब होता है यहां पर राधा का भी महत्व है, अपना कृष्ण का भी महत्व है, यहां बाप का भी महत्व है, मां का भी महत्व है, दाल का भी महत्व है, रोटी का भी महत्व। आपके पास दाल रोटी है, ये शाम को खा रहे हो तो उसको कह रहे हो नहीं नहीं यार रोटी से चला लेंगे, दाल तू वापस लेके चला जा। या आप ऐसे कह रहे हो नहीं नहीं दाल लेके आ जा, रोटी वापस लेके जा। दोनों पद प्रधान का मतलब है दोनों का मूल्य है, दोनों का जो महत्व है जो बराबर है, इसलिए दोनों पद प्रधान कहे गए। इसका मतलब है द्वंद्व समास के अंदर हमेशा ही ध्यान रखना दोनों पद प्रधान होता है। और वैसे भी द्वंद्व एक में नहीं होता, द्वंद्व जिंदगी में हुआ है तो दोनों में ही हुआ है, कहीं ना कहीं किसी में ज्यादा हुआ किसी में कम हुआ। ज्यादातर द्वंद्व पति पत्नी में होता है, लेकिन होता है द्वंद्व दोनों में है, फिक्स है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो आपके पूरे हो चुके हैं मित्रों 60 क्वेश्चन। बड़े अच्छे तरीके से आपके 60 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। आगे अगर विकास सर की आपकी इच्छा रही तो आपकी बिल्कुल एक मैराथन क्लास लाएंगे। और आप लोग कमेंट करना कैसे लगा आपको, विकास सर से बात भी करना कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। नेगेटिव है तो उसमें नेगेटिव लिख देना, पॉजिटिव है तो उसमें पॉजिटिव लिख देना, लेकिन लिखना कुछ ना कुछ गुरुजी के बारे में। कुछ गालियाँ लिखनी है तो गालियाँ भी लिख देना, सही है तो सही भी लिख देना, किस तरीके से आपके उपयोगी हो रहा है तो लिख देना। उसके बाद अगर आपके ढंग से ठीक ठाक कमेंट चले तो आपके बारे में एक मैराथन क्लास लेके आएंगे ताकि आपको भरपूर फायदा मिले। और मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। जोरदार पढ़ो, कम पढ़ो, ढंग से पढ़ो। जय हिंद, जय भारत।